दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा जूलिया क्रिस्टीवा के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग कुछ उनके वर्क्स को देखेंगे और उसके साथ साथ जो उन्होंने की कंसेप्ट दिया है जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो उनका पहला कंसेप्ट है जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है आज के डेट में, वो है इंटरटेक्सचुअलिटी। तो अब इंटरटेक्सचुअलिटी किसको हम लोग बोलते हैं? तो टेक्सचुअलिटी, इंटरटेक्सचुअलिटी का जब आप मीनिंग सर्च करोगे तो बेसिकली इसका मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन जूलिया क्रिस्टीवा ने क्या किया कि इंटरटेक्सचुअलिटी को उन्होंने 3 प्रकार में डिवाइड किया और तब उन्होंने 3 प्रकार में डिवाइड करके और इसको लिटरेचर से उन्होंने जोड़ा। तो जो पहला उन्होंने इंटरटेक्सचुअलिटी में जो कंपैरिजन है, फर्स्ट मेजर कंपैरिजन है, फर्स्ट मेजर पॉइंट है, आई एम सॉरी, वो ये है कि अगर हम किसी वर्क को जज करना चाहते हैं तो हमें उसको किसी दूसरे वर्क से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें कोई एक कंट्रास्टिंग वर्क भी देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप हेमलेट, जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो वर्क जो है, वो ड्रामा जो है वो कितना अच्छा है, इसको जानने के लिए हमें दूसरा कोई अच्छा जो ड्रामा लिखा गया है वो हम उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप एक शेक्सपियर का आपने ड्रामा ले लिया और फिर उसके बाद आपने क्रिस्टोफर मार्लो का एक ले लिया, जैसे डॉक्टर फॉस्टस लिया, और उसके बाद आपने शेक्सपियर का हेमलेट ले लिया। तो अब जब आप हेमलेट पढ़ोगे और उसके बाद जो डॉक्टर फॉस्टस पढ़ोगे तब आप दो चीज़ को कंपैरिजन करोगे और आपको उससे पता चलेगा कि इन दोनों वर्क में कौन सा अच्छा वर्क है। उसके साथ साथ हम कंट्रास्टिंग एक वर्क भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंट्रास्टिंग का मतलब क्या हो गया कि हमको दीन को समझना है। तो अगर आप दीन को समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले रात देखना पड़ेगा, ठीक है। आप स्पिरिचुअल चीज़ को जानना चाहते हो, रिलीजियस चीज़ को जानना चाहते हो, तो आपको साइंस के बारे में जानना होगा। तभी तो हम समझेंगे ना कि हाँ भाई, साइंस जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बात करता है कि जो भाई हमको प्रत्यक्ष दिखेगा हम उसी पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो रिलीजन है वो कहता है कि नहीं, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि गॉड, जो कि वो हमको दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो उन्होंने हमारे यूनिवर्स को बनाया, ऐसा रिलीजन मानता है। तो वो कंट्रास्टिंग चीज़ हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कोई एक फेमिनिज्म वर्क पढ़ना चाहते हो तो आप फेमिनिज्म को वर्क पढ़ने के लिए, मान लीजिए कि आपने फेमिनिज्म का वर्क पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको कोई एक ऐसा बुक पढ़ना पड़ेगा जिसमें मेल डोमिनेशन ज़्यादा हो, जो जिसमें पुरुष प्रधानता के बारे में बात कही गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रामायण है जिसमें राम को हमने बहुत ही ग्लोरीफाई किया है, श्री राम को हमने बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया है। तो ये एक फेमिनिज्म वर्क एक से आप कंट्रास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ये उनका पहला मेजर थिंग था, यानी कि आप कंपेयर और कंट्रास्टिंग करके आप एक वर्क के बारे में जान सकते हो। दूसरा उन्होंने ये बताया कि कंपेयर और कंट्रास्टिंग के साथ साथ अगर हम किसी वर्क में फिलॉसफी ऐड करें, उसमें हिस्ट्री हम ऐड करें, तो वो हमें और ज़्यादा नॉलेज देगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बुक है जो भारत के आज़ादी के ऊपर बनी हुई है, ठीक, उसमें मोटा मोटी चीज़ दिया है, यानी कि समराइज करके दे दिया गया है। तो अगर आप उस वर्क को और अच्छे से समझना चाहते हो तो अगर आप उसमें और हिस्ट्री ऐड करोगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वही शेक्सपियर का हेमलेट का। तो शेक्सपियर का जो हेमलेट है वो एलिजाबेथन पीरियड में लिखा गया था, उसको परफॉर्म करवाया गया था। तो अगर हम एलिजाबेथन पीरियड का जो हिस्ट्री है, अगर हम लोग उसको जानेंगे तो वो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। जो वो ड्रामा है, जो वो वर्क है, वो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम उसमें फिलॉसफी भी ऐड करते हैं तो हम उसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि भाई हेमलेट अगर ये करता ना तो उसको उसका रिजल्ट कुछ और आता। तो ये फिलॉसफी है कि अगर वो ये करता तो वो होता, वो करता तो ये होता। तो अगर हम ये सारी चीज़ें भी ऐड करेंगे तो जो वर्क है उसका एक अलग रिजल्ट आ सकता है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि जो रीडर्स का रीडिंग एक्सपीरियंस है, पोजीशन है, व्यू अबाउट द वर्ल्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हेमलेट का एग्जांपल फिर से, कि हेमलेट वर्क है, अब एक साइंस के जो बैकग्राउंड से स्टूडेंट है,
अगर वो हेमलेट को पढ़ेगा तो वो साइंस के तरीके से डील करेगा। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप उसको अलग तरीके से डील करोगे। कोई फेमिनिस्ट है तो वो उस वर्क को अलग तरीके से देखेगा। जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का राइटर है, अगर वो हेमलेट को पढ़ेगा तो वो दूसरे तरीके से देखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप फेमिनिस्ट हैं, आप वुमेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो जब आप उस ड्रामा को पढ़ोगे तो उसमें जो एक्ट्रेस होती है आप उस पर ज़्यादा सिंपैथी दिखे कि नहीं यार इसके साथ बहुत ज़्यादती हुआ, इसको और ज़्यादा अच्छे से मिलना चाहिए था। अब अगर आप जो एक्टर के बारे में बात करते हो, हेमलेट के बारे में जब बात करोगे आप, तो आप और ज़्यादा मतलब अगर आप पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, अगर आप हेमलेट को देखते हो तो बोलोगे यार डेनमार्क चूंकि कभी ना कभी किसी देश से ये कॉलोनाइज्ड हुआ होगा तो हेमलेट जो है उस तरीके से नहीं सोच पाया। ठीक है, अगर आप उसमें फिलॉसफी ऐड करोगे तो और ज़्यादा चीज़, हाँ अगर हेमलेट यहाँ पे अपने चाचा क्लॉडियस को मार देता तो कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती। तो अगर आप साइको एनालिसिस के क्रिटिक हो तो जो हेमलेट है और जब उसका चाचा क्लॉडियस जो नमाज पढ़ रहा होता है तो उस वक्त सोचता है कि यार इसको मारे कि नहीं मारे, टू बी और नॉट टू बी का सिचुएशन आ गया। तो आप उसके ब्रेन के, हेमलेट के ब्रेन के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आप एक साइको एनालिसिस क्रिटिक हो तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्क को जो रीडर है वो अलग अलग स्टैंड से देखेगा, अलग अलग पॉइंट से देखेगा। तो इंटरटेक्सचुअलिटी में जूलिया क्रिस्टीवा ने इन 3 चीज़ों के बारे में बात की है। पहला कि आप कंपेयर और कंट्रास्टिंग के साथ किसी वर्क को अच्छे तरीके से देख सकते हो। दूसरा कि आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच यूज कर सकते हो नॉलेज का, जैसे कि डिस्कोर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिलॉसफी हो गया। तीसरा जो है कि एक वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उस पर ज़्यादा अफेक्ट आता है। ठीक है, कि अगर रीडर जिस भी फील्ड का होगा वो उसके अनुसार एक एक ही वर्क को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा। तो ये इंटरटेक्सचुअलिटी में जूलिया क्रिस्टीवा ने ये बताया। दूसरा उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है कोरा। तो कोरा का मतलब ये होता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 0 से जो 6 मंथ के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग कोरा बोलते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो जो अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे उससे ये ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए कोरा को जानना इंपॉर्टेंट है। तो कोरा का मतलब सिंपली यही जानिए कि जो 0 से 6 मंथ के बीच जो टाइम होता है उसको हम लोग कोरा बोलते हैं। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिंबॉलिक एंड सिमियोटिक स्पेस। तो जूलिया क्रिस्टीवा का जो तीसरा और जो सबसे लास्ट हम लोग मेजर जो उनका क्या बोलते हैं, जो उनका मेजर रूल तो नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट है, सॉरी कॉन्सेप्ट जो है हम लोग उसको देखेंगे, यानी कि सिंबॉलिक और सिमियोटिक स्पेस। तो पहले तो हम सिमियोटिक को जानते हैं कि सिमियोटिक स्पेस क्या होता है। तो जो सिमियोटिक स्पेस है ना, लास्ट वाला सिमियोटिक स्पेस, वो कोरा से रिलेटेड है। अब देखिए सिमियोटिक स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो स्पीकर का इनर ड्राइव और इम्पल्स होता है उसी को हम लोग सिमियोटिक स्पेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राइटर जो है वो कोई बुक लिखना चाह रहा है, कोई एक नोवेल लिख रहा है, तो अगर वो किसी एक समाज को क्रिटिसाइज नहीं करता है, किसी एक पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करता है, वो सिंपली हैप्पी एंडिंग लिखता है और मतलब कहीं पर भी उसने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, तो वो सिमियोटिक स्पेस में है, यानी कि वो कोरा में है। 0 से 6 मंथ, 0 से 6 मंथ का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर आप, जैसे कि जो एक बेबी है वो 0 से 6 मंथ का है, तो क्या होता है कि वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है, वो हमेशा अपने माँ के बारे में सोचेगा। तो सिमियोटिक स्पेस में ये राइटर के साथ होता है कि जब वो नया नया लिखना चालू करते हैं, या फिर कोई भी राइटर जो बहुत दिन से लिख रहा है और वो किसी सोसाइटी को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा, किसी एक राइटर को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा, तो वो सिमियोटिक स्पेस में है, यानी कि 0 से 6 मंथ के बीच में कोरा से रिलेटेड है। ठीक है, अब सिंबॉलिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही राइटर जो है उसने किसी को क्रिटिसाइज करना चालू किया, सोसाइटी को वो क्रिटिसाइज कर दे रहा है, मतलब कि अपना वो कंफर्ट जोन जो है उसको छोड़कर वो बाहर निकल गया
और उसने बोला कि नहीं, अगर सोसाइटी में गलती हो रहा है तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा, अगर जो लोग गलत कर रहे हैं मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूँगा। तो जो राइटर है, जो ड्रामेटिस्ट है, वो सिमियोटिक स्पेस से निकलकर वो सिंबॉलिक स्पेस में अब पहुंच चुका है, क्योंकि उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है और जो सोसाइटी में गलत चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में उसने बात करना चालू कर दिया है। तो जो सिमियोटिक होता है वो भी 0 से 6 मंथ के बीच में होता है, क्योंकि राइटर जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो अपने एक आइडल से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। तो इसको हम लोग फेमिनिन भी बोलते हैं। जैसे फेमिनिन लोग होते हैं ना, फीमेल लोग होती हैं, जैसे वो जल्दी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड होती हैं, जेनरस होती हैं, तो वो जल्दी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाती, मतलब कि वो फेमिनाइन होती हैं। तो जो सिमियोटिक स्पेस है वो फेमिनाइन बोला जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पर आप साइज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जो सिंबॉलिक स्पेस है उसको मैस्कुलाइन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आप फ्री हो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, जो भी आप गलत देख रहे हो उसको आप क्रिटिसाइज कर दे रहे हो। तो ये जो 3 कंसेप्ट है जूलिया क्रिस्टीवा का, वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम आगे कुछ MCQ बात करेंगे, MCQ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि नेट के पर्पज से वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, उनके हम कुछ वर्क्स को भी देख लेते हैं जो जूलिया क्रिस्टीवा ने लिखा है। पहला वर्क है उनका वर्ड, डायलॉग एंड नोबेल। दूसरा वर्क उनका है रिवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज। और तीसरा जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, मैं कभी इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जिसका कि नाम है पावर ऑन हॉरर एंड एसे ऑन ऑब्जेक्शन। तो ये इनका तीसरा वर्क है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्क है। डिजायर इन लैंग्वेज, मैरिज एज फाइन आर्ट, मालदीज ऑफ द साउल, अबाउट चाइनीज वुमेन। तो ये इनका वर्क है, आप इसको याद रखिए, ये कभी नेट में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं MCQ के ऊपर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु सेड गिव मी द लिबर्टी नो। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गिव मी द लिबर्टी टू नो, ये किसके द्वारा बोला गया है, जिसका कि आंसर है जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने ये लाइन बोली है कि गिव मी द लिबर्टी नो। अगला क्वेश्चन है कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट, अच्छा सॉरी पैराडाइज लॉस्ट नहीं है, यहाँ पे लॉस्ट को मत देखिएगा, रीगेन्ड, कि पैराडाइज जो रीगेन्ड है वो कितने पार्ट में लिखा गया है, जिसका कि आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है कि जो कॉमनवेल्थ जिसने इंग्लैंड पर रूल किया था जिस वक्त, जो जॉन मिल्टन जो थे उस वक्त के बहुत बड़े राइटर थे, वो कितने साल तक चला था, तो 1649 टू 1653। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्नोसिस इन मिल्टन्स पोएम सैमसन एग्नोसिस। तो सैमसन एग्नोसिस में एग्नोसिस का मतलब क्या है, और उसका मतलब है द रेसलर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ओनली लिटरेरी इपिक इन इंग्लिश इज पैराडाइज लॉस्ट। तो जो लिटरेरी इपिक है इंग्लिश में, वो उसको हम लोग पैराडाइज लॉस्ट के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।